भारतीय चिकित्सक चरक की। उन्हीं का कहना था कि जो चिकित्सक बीमार की बीमारी को ना पता कर सके, अपनी बुद्धि बल, अपनी समझ से जो भी उसने सीखा है, तो फिर वो कैसे इलाज कर सकता है। उसे सबसे पहले उन सभी कारणों को जानना चाहिए जिससे शरीर बीमार हुआ है, और इसके बाद इलाज शुरू करना चाहिए। और इन सब चीज़ से ज़्यादा आवश्यक है कि हम बीमार ही ना हों, चरक ने कहा था। ऐसी टिप्पणियाँ आज बिल्कुल मामूली जान पड़ती हैं। कोई आपको ऐसा सलाह देता है तो बेशक ये ऐसा लगता है कि कॉमन है ये, तो है ना। लेकिन 20 शताब्दी पहले आयुर्वेद पर अपनी चरक संहिता नामक पुस्तक में ये सब कहा गया। संहिता में ऐसी आज भी टिप्पणियाँ मिलती हैं जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। इनमें से कई हैं फिजियोलॉजी, एम्ब्रायोलॉजी एंड इटियोलॉजी। चरक ऐसे पहले चिकित्सक थे जिन्होंने पाचन, चयापचय और शरीर प्रतिरक्षा, जिसे हम मेटाबॉलिज्म या इम्यूनिटी के नाम से भी जानते हैं, इन सभी के उदाहरण दिए। चरक के अनुसार शरीर के कार्य के कारण उसमें 3 दोष उत्पन्न होते हैं, कफ, वायु और पित्त। ये दोष तब उत्पन्न होते हैं जब रक्त, मांस और मज्जा धातु खाए हुए भोजन पर प्रतिक्रिया करती है। लेकिन एक ही परिमाण में खाया गया भोजन अलग अलग जातियों में भिन्न भिन्न प्रकार के दोष उत्पन्न करता है। इसीलिए चरक कहते हैं कि शरीर जो होता है वो सभी का अलग होता है। शरीर एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, सेम नहीं होते। बीमारी तब उत्पन्न होती है जब मानव शरीर में मौजूद तीनों दोष, कफ, वायु और पित्त, असंतुलित हो जाते हैं। इनके संतुलन को फिर से कायम रखने के लिए वह चरक कुछ दवाइयों को निर्मित करते थे जिससे कि उन्हें दोबारा से संतुलित किया जा सके। चरक ऐसे वैज्ञानिक थे जिनको पता था कि शरीर में जीवाणुओं की उपस्थिति है। बॉडी के अंदर जीवाणु हैं जिन्हें हम कीड़े मकोड़े, वायरस वगैरह बोलते हैं, पर उन्होंने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसका मतलब ये है कि उनको पता था कि वो शरीर के फायदे के लिए है। चरक को आनुवंशिक यानी जेनेटिक्स के मूल सिद्धांतों का भी पता था। उन्हें इन कारणों का भी पता था जिससे कि लिंग का निर्धारण किया जा सके। ऐसे कई बच्चे होते हैं जिन्हें आनुवंशिक वो जो पैदा होने से पहले ही होता है, लंगड़ापन, अंधापन, या फिर कान से ना सुनाई देना, या फिर बोलने में कुछ भी हो सकता है। ऐसी त्रुटियां माँ और पिता के डिम्बाणु या शुक्रवाणुओं में से किसी भी कारणवश होता है। यह आज स्वीकृत तथ्य है। चरक ने आदमी के इंसानी शरीर की रचना को और इसके भिन्न भिन्न प्रकारों को भी अध्ययन किया था। उन्होंने दांतों समेत एक इंसानी शरीर में 360 हड्डियां बताई थी। उनका एक ही तत्व मुझे जान पड़ता है कि गलत है, और वो ये था कि उन्होंने कहा शरीर में एक अलिंद होता है। लेकिन उनका यह विश्वास कि शरीर का केंद्र हृदय है, ये सत्य है, आप सभी को पता है। उनका कहना था कि हृदय 13 मुख्य धमनियों द्वारा जुड़ा हुआ है, और इसके बाद अन्य सैकड़ों धमनियां हैं जो सारे ऊतकों को भोजन का रस पहुंचाती हैं और मल व व्यर्थ पदार्थ बाहर ले जाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यदि हृदय की मुख्य धमनियों वाली नली में किसी भी प्रकार का विकार आ जाता है तो इंसानी शरीर बीमार हो जाता है, या फिर कोई ना कोई अंग। आप समझ रहे हैं। प्राचीन चिकित्सक आत्रेय के निर्देशन में अग्निवेश ने एक बृहद संहिता ईसा से 800 वर्ष पूर्व लिखी थी। लेकिन जब चरक ने इसे अपनी चरक संहिता का नाम देते हुए कुछ सुधारों के साथ इसे दोबारा से प्रस्तुत किया, तब ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गई। इसे ना जानने वाले जानने लगे और इसे कई अन्य भाषाओं में अनुवादित किया गया। 2000 वर्ष तक यह अपनी भाषा में मानकीकृत संहिता थी। इसका अनुवाद अरबी और लैटिन और ना जाने कौन कौन सी भाषाओं में अब तक अनुवाद हो चुका है। इन सब के बावजूद चरक की व्यक्तिगत
रूप का कोई विवरण नहीं मिलता है। ऐसा मानना है कि वह एक ऋषि के पुत्र थे जो पीड़ित जनता का इलाज करते हुए कई दूर दूर की यात्राओं को पूरी करते थे और बीमार के शरीर की बीमारियों को दूर किया करते थे। ऋषि पुत्र चरक। जय हिंद।